नमस्कार। रेवांचल न्यूज में आपका स्वागत है। नए साल का आगाज हो चुका है। इस साल कांग्रेस पार्टी को अपेक्षाकृत सफलता तो नहीं मिली, लेकिन क्या कारण रहा, क्यों पार्टी को सफलता नहीं मिली, इन सब चीजों को जानने के लिए हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के महासचिव गुरमीत सिंह मंगू जी। भैया, क्या कारण मानते हैं कांग्रेस को जो अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिल पाई? मुख्य कारण क्या समझते हैं? देखिए, सफलता न मिलने की वजह अभी तो बड़े बड़े विशेषज्ञ लगातार, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हों, चाहे देश के हों, चाहे विदेश के हों, सभी ने कहीं ना कहीं स्वीकार किया कि कुछ ना कुछ तो है। क्या खेल है, ईवीएम है कि या और कुछ है, इसमें रिसर्च चल रही है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश की जनता और देश के सामने चीजें आ जाएंगी कि ऐसी क्या बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि हम 10,000 से जीतेंगे तो 10,000 से जीतते हैं, अगर वो कहते हैं कि हम जीत रहे हैं 7400 वोटों से तो 7400 से ही जीतते हैं, अगर वो कहते हैं कि हमारी इतनी सीटें आ रही हैं, इतनी सीटें आती हैं, तो ये शब्द अगर भगवानों के मुंह से निकले या संतों के मुंह से निकले कि नहीं, भगवान राम ने कहा कि नहीं भाजपा 400 आएगी तो 400 आ गई, लक्ष्मण जी ने कहा कि कांग्रेस 200 आएगी, 200 आ गई, तो संतों और महापुरुषों के मुंह से निकले, सरस्वती निकले तो समझ में आती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट जैसे नेताओं के मुंह से इस तरह की शब्दावली निकले कि हम इतने पाएंगे उतने ही पाए, तो भारतीय जनता पार्टी का जो काल चक्र है वो सब देख रहे हैं इन 10 सालों में, और इन 20 सालों में मध्य प्रदेश के लोगों ने देखा है। मतलब ये मानते हैं कि ईवीएम में कुछ, आप भी मानते हैं ऐसा कुछ हुआ होगा? देखिए, हमने लगातार एक बात कही, कुछ ना कुछ तो है, और ये मैं समझता हूं कि समय आने पे अगर निकल आया तो आप सबके सामने होगा। और सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश की राजनीति में एक और चीज है। मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस पिछड़ गई है महत्वपूर्ण नहीं है। मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर देखा जाए तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मध्य प्रदेश का तो फेल हो गया, आप भी फेल हुए, भोपाल के बैठे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार भी फेल हुए, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी फेल हुए, क्योंकि आप सब जो जनता की आंख कान नाक हैं, जनता के बीच में आप भी जाते हैं, प्रशासनिक अमलों के पास भी जो रिपोर्टें आ रही थी वो तो यही रिपोर्ट थी, कांग्रेस की सरकार बन रही है, कांग्रेस पिछड़ गई है, अलविदा है। लेकिन सच तो है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो आंख कान नाक जनता का, वो भी शायद नहीं समझ पाया। वो खुद कह रहा कि हम लोग को नहीं समझ में आ रहा कि वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल कहां से गए। तो चिंतन तो इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों को भी करना पड़ेगा। जी, निश्चित रूप से। लेकिन इसमें एक, चूंकि आप रीवा से हैं, रीवा में भारतीय जनता पार्टी से एक फायदा तो जरूर हुआ कि जो हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अब राजेंद्र शुक्ला जी बन गए हैं, लगातार वृद्धि करते जा रहे हैं, अब जाके उप मुख्यमंत्री तक पहुंच गए। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं रीवा की दृष्टि से इस चीज को? देखिए, मैं रीवा का एक नागरिक हूं और एक आम आदमी का सिपाही हूं। उस दृष्टि से अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मैं मानता हूं कि रीवा के लिए गौरव की बात है। दल भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का हो या बहुजन समाज पार्टी को या अन्य दल हो, और रीवा की धरती का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनता है तो ये हम सबके लिए गौरव की बात है और ये अच्छी बात है। ध्यान को अगर हम पीछे की तरफ ले जाएं, जहां हमारी 37 साल पहले की तरफ ले जाएं, जब वो 37 साल का वो दौर तो शायद मैंने भी नहीं देखा। आदरणीय गोविंद नारायण सिंह मुख्यमंत्री, पंडित शंभुनाथ शुक्ला जी उप मुख्यमंत्री, फिर कुंवर अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री, तो दूसरी कप्तानी मिली है उप मुख्यमंत्री। पहली कप्तानी हमारे बिंद की धरा से सारे अर्जुन सिंह जी ने, गोविंद नारायण सिंह साहब ने की है। तो उप कप्तान के रूप में अगर उप मुख्यमंत्री का दौर राजेंद्र शुक्ला जी का आया है तो ये हम सब के लिए सच ये है, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के गौरव की बात है और अच्छी बात है। अब महत्वपूर्ण देखिए विषय आने वाला है कि उप मुख्यमंत्री क्या करते हैं। तो उप मुख्यमंत्री से उम्मीद जनता को भी है, आपको भी है, और हमारे सारे जो बिंद के लोग हैं उनको भी है। तो गोविंद नारायण सिंह जी ने एजुकेशन दिया,
इंजीनियरिंग कॉलेज, अवधेश प्रताप सिंह, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो गोविंद नारायण सिंह जी की देन है। अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री रहते हुए जितने सीमेंट प्लांट हैं, ये शिवराज, मोदी और भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है, ये कांग्रेस और अर्जुन सिंह जी की देन है। महानगर बनाने की बात उप मुख्यमंत्री जी करते हैं, हम महानगर बनाने के उनके पक्षधर हैं, लेकिन हमें ऐसा महानगर नहीं चाहिए जिसका युवक इंदौर में नौकरी कर रहा हो। ऐसा महानगर हमें नहीं चाहिए कि जिसका हमारा साथी बेंगलोर या गुजरात के अंदर है। हमें महानगर चाहिए, लेकिन महानगर के साथ साथ हमें रोजगार, सीमेंट प्लांट की व्यवस्था चाहिए। अगर यह उप मुख्यमंत्री जी के दौर में, कार्यकाल में, अगर 4-5 सीमेंट प्लांट या अन्य कोई प्लांट ऐसे आए जिसमें 1000-1500 युवक को रोजगार मिल जाए, किसी को ट्राला चलाने का रोजगार मिल जाए, किसी को ट्रक ट्रांसपोर्ट का रोजगार मिल जाए, तो मैं मानूंगा कि उप मुख्यमंत्री जी का जो दौर है ये आने वाले दौर में सफल दिखाई देगा। अगर उप मुख्यमंत्री जी वही पुनर्विभक्तीकरण योजना, जमीन बेचना, दुकान बनाना, यहां तक अगर मामला सीमित रहा तो मैं कहूंगा कि ये हम लोग के लिए गौरव का विषय फिर नहीं रह जाएगा। गौरव का विषय तो तब है कि जब हम अपने रीवा जिले के साथ साथ बिंद के लोगों को हम कुछ दे पाए। तो एक उम्मीद के साथ हम लेने की बात कर रहे हैं। मैं एक आम नागरिक होने के नाते आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हुए उनसे विनम्र आग्रह करता हूं कि बिंद की राजनीति के आप स्तंभ बन गए हैं, जैसे कुंवर अर्जुन सिंह जी बने को, तो उसके अनुरूप भेदभाव न करते हुए एक बड़ा ऐसा कोई फैसला लें जिससे हमारे बिंद के लोगों को फायदा हो। कन्या महाविद्यालय की घोषणा गिरीश गौतम जी ने की थी, लेकिन आंदोलन कांग्रेस ने किया था, हमारे एनएसयूआई के छात्रों ने किया था, तो कन्या महाविद्यालय 2 साल पे तो नहीं खुल पाया। उम्मीद है अब आप उप मुख्यमंत्री हैं, सारा प्रोटोकॉल तोड़ते हुए कन्या महाविद्यालय इस सत्र में शुरू हो जाना चाहिए। कैंसर हॉस्पिटल की आप मांग है, बिंद की मांग है कि कैंसर के मरीज अगर सबसे ज्यादा कहीं है मध्य प्रदेश के अंदर तो सागर और बिंद के अंचल हैं, तो कैंसर हॉस्पिटल आना चाहिए। ग्रामीण की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, मंत्री जी, तो ग्रामीण की स्वास्थ्य सेवाएं शहर के साथ साथ ग्रामीण की भी अच्छी होनी चाहिए। उम्मीद के साथ कुछ बड़े काम होने हम उनके साथ हैं, हम उनके घर माला पहनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन बेरोजगार को जब रोजगार मिलेगा तो हम माला पहनाने के लिए तैयार हैं। अगर बेरोजगार को रोजगार नहीं मिलेगा तो हम क्रिटिसाइज करने के लिए भी उन्हें तैयार बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव तो हो गए, लेकिन अब लोकसभा की बारी है। लोकसभा में यहां से सांसद हैं जनार्दन मिश्रा जी, 10 साल से सांसद हैं। क्या देखते हैं उनके कार्यकाल को, आप कैसे देखते हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा? चूंकि ये माना जा रहा था कि वही राजेंद्र शुक्ला जी और के काम को ही वही गिनाते रहते हैं, क्या मानते हैं कि उन्होंने भी कुछ रीवा में काम किया? उनके काम पे आप बताइए। मैं तो जनार्दन मिश्रा जी यमुना प्रसाद शास्त्री जी के अनुयायी हैं भी हैं, शिष्य भी हैं, मेरे बुजुर्ग भी हैं, और मुझे दुख है इस बात का कि बुजुर्ग होने के साथ साथ मैं पिता तुल्य उन्हें कहता हूं, लेकिन मेरे जनार्दन मिश्रा जी के इन 10 सालों के कार्यकाल को मैं बहुत अच्छा नहीं मानता। अच्छा न मानने के पीछे बड़ी खुली किताब है कि उन्होंने ऐसा क्या किया रीवा की जनता के लिए, वो खुद बता दें तो अच्छा रहे। दिल में हाथ रखें, बजरंग बली जी के मंदिर के ऊपर हाथ रखें, अभी तो राम जी की नाम की प्रतिष्ठा भी अयोध्या जी में स्थापित हुई है, तो राम के ऊपर भी हाथ रख लें, चरणों में रख लें, वो खुद बताएं कि उन्होंने क्या किया। जिले की जनता तो नहीं देख पाई, शायद उन्होंने कुछ ऐसा किया हो जो शायद हम लोगों ने बंद आंखों से या खुली आंखों से न देख पाए, तो यह वो बता दें तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा रहेगा। जनार्दन मिश्रा जी मोदी लहर के सांसद हैं, 14 में भी मोदी लहर के सांसद थे, 18 में भी मोदी लहर के सांसद हैं, तो जनता के लिए तो उन्होंने कुछ नहीं किया, अपने लिए अपने परिवार के लिए किया हो तो वही बताएंगे। नहीं तो वो स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं कि भाई मैं स्वच्छता की ओर मैं हमेशा काम में लगा रहता हूं, तो क्या इस स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर के दम पे चुनाव पे उतरेंगे? मेरा तो सवाल यह है कि स्वच्छता एक दिन के लिए होती है कि 365 दिन के लिए होती है?
आप बताएं। 365 दिन के लिए होती है। तो एक दिन आए, हम फोटो खिंचवाए, उसके बाद 364 दिन गायब। अगर इस तरह की स्वच्छता है तो ऐसे ब्रांड एम्बेसडर को सलूट है। स्वच्छता तो मैं उन्हें मानता हूं कि जो 365 दिन तो ना सही, कम से कम 165 दिन स्वच्छता के रूप में अगर दिखते रहेंगे तो मैं समझता हूं कि मैं उसे मानता हूं कि वो कहीं ना कहीं ब्रांड एम्बेसडर नहीं, वो भारत रत्न लायक जनार्दन मिश्रा जी बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए 165 दिन स्वच्छता के लिए उन्हें काम करना होगा। तो इस बार क्या मोदी लहर नहीं रहेगी? नहीं है ऐसा मानते हैं? देखिए, मैंने तो ये कहा नहीं कि मोदी लहर रहेगी कि नहीं रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद, मोहब्बत की यात्रा के बाद, न्याय यात्रा के बाद आने वाले समय में राहुल गांधी जी की लहर रहेगी। तो ये जो पूरा गठबंधन इंडी अलायंस बन रहा है, ये मतलब मानते हैं कि इस बार कामयाब हो जाएगा? देखिए, इंडिया गठबंधन के बारे में कुछ बोलने के लिए हूं नहीं। मैं एक जनरल सेक्रेटरी हूं, संगठन का इंचार्ज हूं, प्रभारी हूं संगठन मंत्रियों का। इंडिया गठबंधन के लिए तो दिल्ली और भोपाल के नेता बोलेंगे, बड़े शीर्ष नेता बोलेंगे। लेकिन मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़क में आदरणीय राहुल गांधी जी के लिए और कांग्रेस के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए तन मन और धन से लड़ाई लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी से। पर राम मंदिर के मुद्दे पर तो कांग्रेस कमजोर पड़ती दिख रही है और भाजपा ये मान के चल रही है कि इसका हमें जबरदस्त फायदा मिलेगा। इसको कैसे डिफेंड करेगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, राम मंदिर के मुद्दे पे कांग्रेस आपको पीछे दिख रही है, ऐसा आपने कहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हिंदुस्तान के जो जागरूक लोग हैं, जो हिंदुस्तान को किताबें पढ़ते हैं, जो व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी की इस अफवाहों की दुनिया से थोड़ा सा दूर रहते हैं, वह यह जानते हैं कि राम मंदिर के निर्माण में सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो आया, वो उसके तहत राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ठीक। और राम मंदिर की लड़ाई 1857 और 58 के बीच में पहली बार बाबरी मस्जिद की, वहां पे जो पहली एफआईआर हुई थी, पहली एफआईआर जो सुप्रीम कोर्ट में दर्ज है, वो सिख समाज के निहंग सिखों ने बाबा फकीर सिंह जी के नेतृत्व में पहली बार अयोध्या में वह रिपोर्ट दर्ज हुई थी कि यहाँ पे राम का मंदिर है। ये इतिहास में है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में है। तो राम को लेके जो बातें मोदी और उनकी टीम कर रही है, मेरा तो सीधा सीधा प्रश्न है कि राम जी के बाद गुरु नानक जी आए, भक्त नामदेव जी आए, भक्त सेन जी आए, उस समय भी वो देश के अंदर घूम घूम के छुआछूत और इन सब जो चल रहा था, उस समय का जाति व्यवस्था चल रही थी, भाईचारा बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने विचरण किया, घूमा, और कहीं ना कहीं उसका आज हम सब लोग के बीच में छुआछूत जैसी भावना मैं समझता हूं कि 90% कम हो गई, 10% गांव के अंदर आज भी मौजूद है। तो जन जागृति की बात है, और राम किसी के व्यक्ति के नहीं है, राम हम सब के हैं। सिख समाज के व्यक्ति को लिए अगर आप बोलेंगे राम, तो मैं समझता हूं कि आप भी हमारे साथ अन्याय करेंगे कि अगर सिख धर्म बना तो किसकी रक्षा के लिए बना? जनेऊ की रक्षा के लिए सिख धर्म की स्थापना हुई। ये हम नहीं बोल रहे हैं, इतिहास बोल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि हम इस देश के अंदर जो सनातन विचारधारा, और सनातन विचारधारा क्या कहती है? सबको लेके चलने की बात कहती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह सोचना चाहिए कि अशोक सिंघल, प्रवीण तोगड़िया, ये सारे लोग शंकराचार्य जी का आदर करते थे। मतलब शंकर जी के बाद शंकराचार्य जी, ऐसा कहा जाता है, तो आदर करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शंकराचार्य जी का अनादर कर दिया। नहीं, ये तो ठीक है, ये आपकी बात सही है कि कांग्रेस पार्टी का भी योगदान रहा, वो इतिहास में है। लेकिन भाजपा का ये कहना है कि अगर भाजपा सत्ता में न होती तो किसी न किसी कारण से मंदिर नहीं बन पाती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना
व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, उनके लोगों के घमंड हो सकते हैं कि हम नहीं होते तो इस देश नहीं रहता, हम नहीं होते तो घर में किसी के गरीबी खत्म नहीं होती, हम नहीं होते तो उज्ज्वला योजना नहीं होती, हम नहीं होते तो प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं मिलता। पहले भी प्रधानमंत्री आवास का पैसा मिलता था, पहले भी गैस पे सब्सिडी मिलती थी। आज महत्वपूर्ण विषय यह है कि यह महंगाई कहाँ की ओर जा रही है, इस पे चिंतन होना चाहिए। महत्वपूर्ण विषय यह है कि बेरोजगार कहाँ जा रहा है, इस पे चिंतन होना चाहिए। महत्वपूर्ण यह है कि शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या हो गई। पहले आप बताइए, आप भी यंग एज के हैं, आपके गांव में पहले कितने सरकारी स्कूल हुआ करते थे, 2 या 1, और आज आपके गांव में कम से कम 5-5 प्राइवेट स्कूल हैं। तो ये कौन कर रहा है, औद्योगिकरण कौन कर रहा है? इस पे आपको चिंतन और मनन करना चाहिए कि गरीब का बच्चा पढ़ने कहाँ जाए। लोकसभा चुनाव में ये देखा जा रहा है कि इस बार बहुत दिनों तक यहाँ पे श्रीनिवास तिवारी के ही बेटे या कि नाती उनके टिकट मिलती रही। इस बार उनके जो नाती हैं भाजपा में चले गए हैं, तो निश्चित रूप से अब इस बार जो है किसी न किसी दूसरे व्यक्ति को टिकट मिलेगी। पार्टी में आप भी बहुत दिनों से लगे हुए हैं, मान लीजिए पार्टी आपको मौका देती है, तो क्या आप पूरी तरह से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं? देखिए, हर व्यक्ति जो राजनीति करता है वो चुनाव लड़ना चाहता है, और मेरी भी इच्छा चुनाव लड़ने की है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और कार्यकर्ताओं की और नेताओं की इच्छा होगी, शीर्ष नेतृत्व की इच्छा होगी, तो कांग्रेस की विचारधारा को लेकर मैं कल भी आगे बढ़ा था, आगे आगे भी चलता रहूंगा। तो इच्छा तो सबकी होती है चुनाव लड़ने, तो मैं स्वाभाविक है कि लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता हूं। और जाति व्यवस्था से अलग हटके मैं तो बात करता हूं, आप मेरा नेचर व्यवहार जानते हैं कि सिख समाज ही एक ऐसी व्यवस्था में है जो सभी वर्गों का, सभी समाज का सम्मान करता है, सबको लेके चलता है। अंतिम क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा कि रीवा में बहुत दिनों से ये बात हो रही है, उप मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि रीवा महानगर बनने की ओर अग्रसर है। अगर मैं उसमें 10 पैमाने देता हूं, 10 अंक अगर देता हूं 1-2 करके, तो कितने में मानते हैं कि महानगर बनने की योग्यता रखता है? 10 में से उसे कितने नंबर देंगे 10 पैमानों में? देखिए, मैं नंबर इसलिए नहीं दे पाऊंगा, ये नंबर का जो देने का काम है ये आरएसएस के लोग करते हैं। महानगर का हर व्यक्ति स्वागत करता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी करता है। आप हमारे साथी हैं, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आप भी महानगर का स्वागत करते हैं। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि हमें ऐसा महानगर चाहिए जो हमारा शहर नशीली पदार्थों से घिरा रहे? क्या हमें ऐसा महानगर चाहिए कि हर मोहल्ले में शराब बिकती है, गांव और घर के अंदर हर घर में शराब बिके? अगर ऐसे महानगर की परिकल्पना है तो मैं ऐसे महानगर में न रहना पसंद करूंगा, न देखना पसंद करूंगा, और ऐसे महानगर का मैं पुरजोर विरोध करता हूं। मैं बोलता हूं आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से, अगर आप में महानगर देना है तो स्वास्थ्य और शिक्षा और प्लांट और फैक्ट्रियों का जितना ज्यादा से ज्यादा इस जिले के अंदर उद्घाटन होगा, भूमि पूजन होगा, लगेंगी, वो ज्यादा अच्छा है बजाय ऐसे महानगर के जहां नशा हो। महानगर बनने के लिए निश्चित रूप से कई पैमाने होते हैं। जैसे पहला, शहर के अंदर सभी को स्वच्छ पानी मिले, नगर निगम प्रोवाइड कराए। दूसरा, ट्रैफिक व्यवस्था बेहतरीन होनी चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए, सीवर लाइन बढ़िया होनी चाहिए, नदियां स्वच्छ होनी चाहिए, स्वच्छ हवा होने चाहिए, पार्क होने चाहिए। इसके अलावा भी जो व्यवस्थाएं हैं, तो क्या मानते हैं कि ये चीजें रीवा में है? छोटे छोटे रोजगार के जो साधन उपलब्ध कराने के लिए भी इस तरह से होने चाहिए, तो क्या इस तरह का कोई वो सिस्टम है रीवा में? आपसे मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, ये प्रश्न उप मुख्यमंत्री जी से जरूर पूछिएगा कि पिछले 20 वर्षों में आप ऐसी जगह बताओ जो महानगरों के लिए आपने गरीब को बसाने का काम किया हो, गरीब की दुकान खुलवाने का काम किया हो। आज भी अगर मानद भवन के बगल में दुकानें लगती हैं तो जमीनों में लगती हैं। आज भी अगर शिल्पी प्लाजा की पार्किंग के पीछे चाट और ठेले वाले खड़े होते हैं तो ठेलों में ही खड़े होते हैं। महानगर बनाने के लिए छोटी छोटी दुकानों की जरूरत होती है। वो किस आधार में, पुनर्गठित आधार में, किस आधार में आज तक बनवाई इन 20 सालों में, अगर वो बता देंगे तो मैं स्वीकार करूंगा कि महानगर सिर्फ बड़े आदमियों के लिए बनना चाहिए। मैं इस पक्षधर आपके
राजेंद्र शुक्ला जी के और मुख्यमंत्री जी के पक्षधर नहीं हूँ। महानगर गरीबों के लिए बनना चाहिए। छोटी छोटी दुकान बनाइए, छोटे छोटे मकान बनाइए। खाली दुकान बड़ी बड़ी बना देने से, बड़े बड़े व्यापारियों को लाभ पहुंचाने से महानगर का सपना आपका पूरा हो सकता है, हमारे जैसे आम आदमी का पूरा नहीं होने वाला। एक अंतिम क्वेश्चन सर, क्या आप राम मंदिर जाएंगे? मैंने आपसे कहा कि मेरी वेशभूषा से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मैं किस धर्म से बिलोंग करता हूँ, सिख समाज से बिलोंग करता हूँ। तो अयोध्या के राम मंदिर की और बाबरी मस्जिद की जो पहली रिपोर्ट है, राम मंदिर को लेके जो पहली रिपोर्ट है, वो सिख समाज के निहंगों द्वारा कब्जा करने के बाद वहां के टीआई थे अयोध्या के दुबे जी, उनके द्वारा लिखी गई थी। तो पहली लड़ाई ही सिख समाज के हमारे पूर्वजों ने शुरू की थी। और आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं आप जाएंगे, हमारे कण कण में राम है। हम सीता, मेरे गुरु अमरकंटक में है सीताराम बाबा, आप भी आपकी जानकारी में है। मैं तो हर 3 महीने 2 महीने में अपने गुरु सीताराम बाबा के पास जाता हूँ, सवेरे शाम उनका नाम जपता हूँ। और रीवा के अंदर मेरा कार्यालय कांग्रेस का, फेसबुक उठाइए, व्हाट्सएप उठाइए, पिछले 1 साल में कम से कम नहीं तो 2 या 4 बार सुंदरकांड हो चुका, सीताराम नाम कीर्तन हो चुका। तो मुझे, मेरे कण में राम है। जब इच्छा होगी मैं राम के दर्शन करूंगा, मिल के करूंगा, बात करके करूंगा, अंधेरे में करूंगा, उजाले में करूंगा, आंख बंद कर करूंगा। मैं तो हर समय वाहिगुरु और सीताराम और राम के नाम की धुन में आग में रहता ही हूँ। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के महासचिव मंगू भैया, जिनका स्पष्ट रूप से कहना था कि अगर पार्टी लोकसभा चुनाव में मौका देती है तो निश्चित रूप से मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं रीवा में पहले भी जगह जगह दौरे कर चुका हूं। हां, यह बात उन्होंने जरूर स्वीकारी कि राम मंदिर के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक भ्रम फैला रही है। कांग्रेस के लोग भी राम भक्त हैं और सारा भारत राम भक्त है। तो अब देखना होगा कि आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सफलता मिल पाती है। लगातार रेवांचल न्यूज को देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।